बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, पहलगाम वाक़या के बाद पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है। भारत की तरफ से पहले मिसाइल अटैक किए गए और उसके बाद जब भारत को पाकिस्तान की तरफ से एक मुँह तोड़ जवाब मिला जिसमें उसके 3 राफेल तैयारों समेत 5 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, तो उसके बाद उन्होंने 2 दिन से ड्रोन हमले शुरू कर दिए और अब तक सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 77 जो ड्रोन्स हैं वो भी गिराए जा चुके हैं। ये सूरत हाल, ये कशीदगी इसी तरह से बरकरार रहेगी या पाकिस्तान जो है वो भी कोई तगड़ा जवाब भारत को देगा? क्योंकि आज ही DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से आलमी मीडिया के सामने हक़ाइक़ रखे, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। लिहाजा अगर हम इस चीज़ को देखें तो फिर क्या पाकिस्तान मज़ीद कोई जवाब देगा या इंडिया अपनी शरारतों से, अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्योंकि आलमी सतह पर अगर देखें तो सऊदी अरब के वज़ीर भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मामलात को संभाला जा सके। आज प्रोग्राम में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब आगे क्या होगा, पाकिस्तान मिसाइल हमलों का जवाब किस तरह से देगा और फिर ये ड्रोन हमले जो हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? इंडिया आखिर ये ड्रोन हमले करके तो हासिल क्या करना चाहता है? इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं दफ़ाई तज़िया मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो हक़ाइक़ आलमी बरादरी के सामने, आलमी मीडिया के सामने रखे हैं, क्या इससे आप समझते हैं कि अक़वाम आलम को सोचने पर मजबूर होंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका सवाल के लिए और मुझे मौका देने के लिए आपने प्रोग्राम में आने का। आपने बहुत अच्छी बात जो है वो की है जी कि DGISPR और उनके साथ जो है दोनों फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ज़्यादा अहम बात ये है कि उन्होंने हर चीज़ जो है वहाँ पे दिखाई, वीडियोस दिखाई, फ़ोटोज़ दिखाए और ये प्रूव किया कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। नंबर 1 जी। नंबर 2 ये है कि एक झूठ के ऊपर झूठ है जो बहुत दिहाइयों से चल रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1, 2, 3 उन सब की कली खोली गई, इंक्लूडिंग ये जो रिसेंट पास्ट में हुआ था ये पुलवामा वाला इंसिडेंट, कि वो भी उनके गवर्नर ने खुद कहा जी कि ये सारा कंकॉक्टेड था, सारा फॉल्स था। और दूसरा ये है जी कि उन्होंने एक और चीज़ बड़ी अहम बताई कि मोदी साहब ने, अजीत डोवल साहब ने पब्लिकली कन्फेस किया हुआ है और मोदी साहब ने बड़ा प्राउडली ये क्लेम किया था लाल किला पे तकरीर करते हुए कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा। तो उनकी अपनी हिस्ट्री है क्रिएशन ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मुक्ति बहानी उन्होंने खड़ी की, उन्होंने तमिलनाडु में तमिल्स टाइगर किए खड़े, उसके बाद उन्होंने TTP और BRA को सपोर्ट किया और कर रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं और उनके जो BLA के टेररिस्ट और BRA के टेररिस्ट हैं वो भी ओपनली एडमिट करते हैं। और अगर आपको याद हो रिसेंटली जो वाकया हुआ है जाफर एक्सप्रेस वाला, उसकी जो सबसे पहली वीडियो आई थी लाइव ब्लास्ट की, वो आई इंडियन मीडिया से थी। यानी कि टेररिस्ट जो थे वो उन्होंने उनको एक टोकन के तौर पे भेजा कि लो जी काम हो गया। इस तरह उन्होंने और भी बहुत बताया, जेल में जो अभी बंदा पकड़ा गया, इसी तरह की जो और चीज़ें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं जी कि इन्होंने स्टेप वाइज जो है ना ये सारे काम किए हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की, इंडियन मीडिया ने आपको पता ही है कितना विपअप किया इसको, इखलाक से भी गिर के और शोर मचा के, बग़ैर किसी सॉलिड प्रूफ के और झूठ बोल के, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अपने मीडिया पे अपने लोग जो हैं खुद ही उनको कह रहे हैं ये झूठ मत बोलो। तो कमिंग बैक टू जी ओरिजिनल थिंग कि जी जो DGISPR ने आज सारा कुछ दिखाया है, आई एम श्योर जो इंटरनेशनल मीडिया उधर फिजिकली बैठा हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी किए, सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने ये बावर कराया उनको, सारे मीडिया को, सारी ऑडियंस को और जो लोग इनको टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं कि ये हैं जी प्रूफ हमारे पास, ये देख लो आप
इंडिया की तरह नहीं है कि जी इंसिडेंट हुआ तो 5 मिनट बाद पाकिस्तान ब्लेम हो गया, 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो गई और उसके घंटे डेढ़ के बाद पूरी दुनिया में ये एक वावेला मच गया जी कि पाकिस्तान ने ये काम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस झूठ को किसी ने बाय नहीं किया, उनका नैरेटिव इस दफ़ा जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। टॉप अमेरिका से लेके नीचे सारी कंट्रीज तक, इवन उनके अपने पड़ोसी जो छोटे छोटे मुल्क हैं, भूटान तक अगर कह लेते हैं, तो किसी ने भी ये नैरेटिव बाय नहीं किया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। अच्छा अलबत्ता उनके अपने अंदर से आवाज़ें भी उठ रही हैं अभी कि सारे का सारा एक ड्रामा है और ये सारा कैसे हो गया कि 250-230 किलोमीटर दूर से 4 लोग आए, अंदर आके जिस 7 लाख फौज वाली एरिया में इन्फिल्ट्रेट किया, एक्ट किया, वापस चले गए और आप 5 मिनट पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। पकड़ने को कोई नहीं जा रहा और 90 मिनट तक वहाँ पे एक स्क्वाड लीडर हैं वो पड़े रहे और उनको कोई पहुंचा नहीं। जी प्लीज। अच्छा जनरल साहब, ये बात तो सारी हो गई, लेकिन एक इस वक्त सर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने भी टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाकायदा ऑडियो भी सुनाई गई है कि किस तरह से जो भारतीय फ़ौज के लोग हैं वो दहशतगर्द ग्रुपों को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उनकी फंडिंग करते हैं और फिर उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। तो आप इस सारे अमल को किस तरह देखते हैं? क्या ये सारी चीज़ें आलमी मीडिया के सामने रखने के बाद अक़वाम आलम ये इस पर कुछ सोचने पे मजबूर होंगे? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि भारत जो है वो ना सिर्फ दहशत गर्दों को उनकी पुष्टपनाही करते हैं, बट उसके अलावा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इनका बहुत अमल दखल रहा है। इसके अलावा टारगेटिंग किलिंग इन्होंने जो कनाडा में की, अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये करते रहे और जिनके सबूत वाज़े तौर पे मौजूद हैं। और 5 आइज़ जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है सर्विलेंस का और बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्टिंग होती है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये सिखों की स्पेशली टारगेटिंग किलिंग करते रहे हैं कनाडा में और भी बाकी ममालिक में। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो TTP और BLA ये सारी फंडिंग जो है ये यही लोग करते हैं। लेकिन जो बात तशवीशनाक है वो ये कि ये सब कुछ करने के बाद भी वो अपने आप को एक किस्म का मॉरल हाई ग्राउंड पे रखते हुए कि कश्मीर में जब भी कोई हादसा होता है तो पाकिस्तान को ब्लेम करने लग जाते हैं और ना सिर्फ ब्लेम करते हैं बल्कि चढ़ दौड़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद पार्टी है पॉलिटिकल जो कि हमेशा अपना वोट बैंक और अपने इलेक्शंस जो है वो इसी तरह से जीतती है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट नारेबाजी की जाए, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई एडवेंचरिज्म किया जाए, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को वायलेट किया जाए और पाकिस्तान को हर तरह की दहशतगर्दी के लिए मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका एक तरीक़ाकार है दुनिया पे काफ़ी हद तक वाज़े हो चुका है। और इस दफ़ा जब इन्होंने पाकिस्तान को इस जो स्टेज मैनेज इन्होंने किया पहलगाम में, उसके बाद जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे तो दुनिया की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि इनका असल चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका हुआ है। जिस तरह के ये मामलात अपने दुश्मनों को या जो इनसे इनके जो जिनके खैर ख्वाह नहीं हैं उनके साथ जिस तरह का वो अंजाम करते रहे हैं, तो वो हमेशा से वो दुनिया के सामने अब काफ़ी हद तक आया हो चुका है। ठीक है जनरल साहब, आप फरमाइएगा कि आप अब क्या देखते हैं, हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? क्या पाकिस्तान वाकई ही उनको कोई तगड़ा जवाब देगा? और अगर ऐसा जवाब दिया जाएगा तो हालात मज़ीद ख़राब तो नहीं हो जाएंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत अच्छा जवाब इस तरह दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनके 5 तैयारे गिराए, जिनमें से 3 उनकी प्राइड थी बहुत ज़्यादा। जो मोदी साहब 2019 में कहते थे कि ये तैयारे हमारे पास अगर राफेल्स आ गए तो हम लोग जो है वो जीत जाएंगे एयर वॉर। नंबर 1 उसमें उनके 5 तैयारे गिरे, बड़े ड्रोन्स गिरे। अभी कल तक हमारे 35 छोटे ड्रोन भी पाकिस्तान गिरा चुका है, जिसमें उनके हेरोन्स हैं, हैरोप्स हैं और इस तरह के ड्रोन्स हैं जो इजरायली हैं।
वॉर टेस्टेड ड्रोन्स हैं जो उन्होंने गजा में इस्तेमाल किए हुए हैं। नंबर 2, ड्रोन्स को गिराने में एयर डिफेंस आर्मी ने बहुत काम किया। नंबर 3, जो पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई हैं, आई थिंक मोर देन अ डजन पोस्ट उनकी डिस्ट्रॉय हुई हैं। उसके बाद उनके बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो अपेरेंटली हमें शायद इतना ज़्यादा आवाम को नज़र नहीं आते, लेकिन कश्मीर के अंदर पहाड़ों पे एक पोस्ट का बनाना, उसको स्टॉक करना कि वो 1 साल के लिए स्टॉक होती है हर चीज़ के, उसमें एमुनेशन होता है, फ्यूल होता है, खाना पीना होता है, उसमें सारी कम्युनिकेशंस होती हैं, हब होता है सारे का सारा। तो उसको डिस्ट्रॉय करने का मतलब है एक बहुत बड़ा सेटबैक फॉर द इंडियंस। तो ये तो पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक महाज पे भी बहुत अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से जवाब दे रहा है। अभी आते हैं कि पाकिस्तान क्या आपको बड़ा जवाब देगा? येस ऑफ कोर्स। पाकिस्तान जो है उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, और इस फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान के सबर में ये बड़ा क्या कहते होते हैं, वो खुद से ना डिसाइड किया हुआ सबर है। विलिंगली पाकिस्तान ने अपने आप को रोका हुआ है कि एकदम अगर आप जवाब देना चाहे तो दे सकते थे, लेकिन आप जल्दी में जवाब नहीं देना चाहते थे। आप उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि इस दौरान और भी अपनी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो कुछ शो करना चाहते हैं, कर दें, जैसे उन्होंने भेजे थे। जहाज़ तो अभी उन्होंने छुपा के रख रही है कहीं बहुत दूर, कि वो डर गए हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनको फिर मार देगी। तो पाकिस्तान इज़ रेडी, पाकिस्तान मस्ट हैव प्लान। मेरे पास कोई उसकी डिटेल्स नहीं है, बट आई नो पाकिस्तान मस्ट हैव प्लान कि कहाँ पे करना है, क्या करना है, किस लिथैलिटी में करना है, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। फ्यूचर क्या होगा जो आप फरमा रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एक तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रही हैं बाय मैनी पीपल, और अभी चंद घंटे पहले सऊदी अरेबिया का वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और वो होके आए हैं इंडिया से। तो लेट्स सी कि वो क्या ऑप्शंस लाए हैं। क्या पाकिस्तान के लिए कोई रिस्पेक्टेबल ऑप्शंस हुई टू डी एस्केलेट? तो यस, पाकिस्तान में एक्सेप्ट, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट पाकिस्तान जो है, जब तक ये कुछ होता नहीं है, पाकिस्तान छोटे लेसन्स निचले लेवल पे जो उनको टीच कर रहा है LOC पे, वो करता रहेगा, अपने आप को स्ट्रांगली डिफेंड करेगा, और फिर अपनी मर्जी के टाइम पे उस जगह पे वार करेगा जहाँ पे वो शायद तो नहीं कर रहे होंगे, और होगा ज़रूर। बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल साहब, सर आप ये फरमाइएगा कि ये ड्रोन्स वाला क्या मामला है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तक 77 ड्रोन्स जो हैं इंडिया के, उनको गिराया जा चुका है। तो इंडिया असल में ये ड्रोन्स पाकिस्तान भेज के करना क्या चाहता है? सीनियर सहाफ़ी जो हैं और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब, उनका तो कहना है कि वो इस तरह से जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उस मैकेनिज़्म को भी समझना चाहता है, जांचना चाहता है। आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देंगे? इंडिया इससे क्या हासिल करना चाहता है? खौफ व खराज फैलाना चाहता है या कुछ चीज़ें टारगेट भी कर रहा है? लेकिन जी, एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके किसी मुल्क के लिए। वो आपके आइज़ और ईयर्स होते हैं, स्पेशली उनसे ही आप दुश्मन के तमाम अहदाफ को, दुश्मन के जितने भी कोई जहाज़ अगर या जो ड्रोन्स हैं अगर वो वायलेशन करते हैं, तो उनको जो आपने देखना होता है या पिक करना होता है, और उसके ऊपर फिर बाद में आपने रिएक्ट करना होता है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम का इसमें बड़ा रोल होता है। और एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो चुकी है अब, कि जिसमें आपको आपके ग्राउंड के रडार्स होते हैं, आपके हवा में एरियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे रडार लगे होते हैं, आपके फाइटर जहाज़ होते हैं जिनमें रडार्स होते हैं, और काफ़ी हद तक जो मॉडर्न एयर फोर्सेस हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है, ये सब डेटा लिंक के थ्रू इंटीग्रेटेड भी होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इनकी एक पिक्चर जिसे कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर कहते हैं, वो सेंसर्स जितने आपके होते हैं जो मॉनिटर कर रहे होते हैं थ्रू एक्टिव और पैसिव मींस, उनकी एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आ रही होती है। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवेक्स की सूरत में हवा में होता है, और कुछ और ज़्यादातर जो होते हैं वो ग्राउंड पे होते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर इन सब की नेटवर्किंग हुई होती है, जिसकी वजह से आपको एक पिक्चर आ रही होती है पूरे बैटल जोन की, जहाँ पे कैंपेन हो रही होती है और जहाँ पे जंग लड़ी जा रही होती है। तो ये सब चीज़ें जो अगर आप कहें तो ये एक मॉडर्न एयर वॉरफेयर के कल्चर का हिस्सा है, कि डायनामिक्स का हिस्सा है। ये सब चीज़ें जब तक आपस में इंटीग्रेट होंगी तो आप इनको अच्छे तरीके से एम्प्लॉय कर सकेंगे। और हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बहुत सारी रिडंडेंसी मौजूद है। इनका जो नेटवर्क है उसमें बहुत रेजिलियंस मौजूद है, ताकि अगर एक कमांड सेंटर अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से या ड्रोन की सूरत में या किसी और
काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दुश्मन के एक्शन की वजह से ख़राब या तबाह हो जाता है तो दूसरा उसे टेक ओवर कर लेता है और वो कंप्लीट पिक्चर देता है आपको, और ये डिस्पर्स्ड हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। तो ये एक मॉडर्न एयरफोर्स में इस तरह की रिडंडेंसी होना और इस तरह की टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम डिसीजन मेकिंग जो आपकी है वो इन्हीं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हो रही होती है, जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब जहाँ तक ड्रोन्स की बात आई तो ड्रोन्स देखें जी, जिस तरह इनको राफेल और बाकी Su-30 और इनके जहाज़ जो तबाह हुए पहले दिन, बल्कि पहले घंटे में, और वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और शायद मेरा ख्याल में अगर कुछ अर्सा और ये एम्प्लॉय करते रहते तो इनको बहुत ज़्यादा और अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा इनके लॉसेस होते। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि उस बैटल में पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई जहाज़ किसी को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उस वक्त हम डिफेंस में थे और वो ऑफेंस में आ रहे थे। जो ऑफेंस वाला होता है उसके पास नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, उसके पास इनिशिएटिव होता है, उसके पास टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल होती है, और सरप्राइज़ वाला और डिसेप्शन वाला एलिमेंट मौजूद होता है। जो डिफेंस पे होता है उसके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। और डिफेंस आजकल की जो बैटल होती है, अगर आप उसको सही तरह अंदाज़ा लगाएं तो आपको इस बात की समझ आएगी कि वो अपने बॉर्डर के अंदर ही से वो आपके ऊपर वार कर सकते हैं। आपके अहदाफ जो आपके अपने बॉर्डर के कोई 100 किलोमीटर अंदर थे, उनको उन्होंने निशाना बनाया, जबकि वो अपने ही बॉर्डर के अंदर कोई 50 से 100 किलोमीटर थे, जिनमें आपके ग्राउंड टारगेट्स थे। और इसी तरह आपके जो एयर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मिसाइलों की रेंज भी जो है वो कोई 150 से 250 और उससे भी ज़्यादा किलोमीटर की है, जो कि आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। जो सहूलत और जो इनकी कैपेबिलिटी इंडियंस की है और उससे थोड़ा ज़्यादा हमारे पास है J-10C में। सो ये इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन कहते हैं। तो जब उन्होंने ये चीज़ एम्प्लॉय की तो उन्हें पता चला कि ये तो नुकसान उठाना पड़ा है, और एक जहाज़ की कीमत जो है वो 100 मिलियन और उससे ज़्यादा होती है। तो जब उसके साथ पायलट भी होता है, इस नुकसान के बाद उन्होंने ये तहिया किया कि एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं, और मैं समझता हूँ जो राफेल थे वो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे इंडियन एयरफोर्स के, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इतना नुकसान हो तो उस एयरफोर्स की बुनियादें जो है हिल जाती हैं। उसके कमांडर्स पे, उसके पायलट्स पे, उसकी पूरी फोर्स पे एक साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने उसको बैलेंस करके रखा होता है। जब ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इन जहाज़ों को हार्म्स वे में यानी कि सामने नहीं लेकर जाएंगे और पाक फ़ज़ाइया के साथ इससे मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि ड्रोन्स की सूरत में जहाज़ भेजेंगे। और ड्रोन्स इनके पास हेरोन्स भी हैं और हार्पी भी हैं। ये लॉयटरिंग ड्रोन्स होते हैं, इनके अंदर एक एक्सप्लोसिव होता है जिससे ये रडार्स की जो शुआएँ होती हैं और जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करके और उसके ऊपर जाके फिर ये लगते हैं और अपना एक्सप्लोसिव इनका फटता है, जिससे ये एयर डिफेंस सिस्टम्स की और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की जो है वो टारगेटिंग करते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने इन ड्रोन्स को एम्प्लॉय किया, और दूसरा मकसद ये था कि बड़े जहाज़ जो हैं उनको वो लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और ये भी मकसद हो सकता है कि वो कोई और फ्रंट खोलना चाहते हों और एक हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें और हमें इस तरफ एम्ब्रॉयल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जनरल साहब आप, लेकिन मकसद बेसिकली यही हैं जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किए, और ड्रोन की इन्होंने बहुत एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, आर्मी एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिल के इनको बहुत नुकसान पहुंचाया है, और इसका जितने अगर 77 ड्रोन मारे हैं तो इसका मतलब है कम से कम 150-200 ड्रोन इन्होंने भेजा, जिसे स्वॉर्मिंग टैक्टिक्स कहते हैं। यानी वो सैचुरेट करना चाहते हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और उनको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, जो कि इतना नुकसान हुआ नहीं, जिसकी वजह यह है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारे पास बैकअप में बड़े सिस्टम्स मौजूद होते हैं। अगर कोई एक आधा रडार इसकी वजह से अगर तबाह भी हो जाए तो बाकी रडार्स इसको टेक ओवर कर लेते हैं, और हमारी आइज़ जो हमें ये ब्लाइंडनेस क्रिएट करने के लिए आए थे, प्रैक्टिकली खुद अंधे होके ही चले गए। एयर मार्शल साहब आप भी साथ रहिएगा। जनरल साहब अभी टाइम हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत ने सारे ये ड्रोन्स इसराइली साख्त यूज़ किए हैं, तो इसराइल और इंडिया का गठजोड़ तो शुरू से हम देखते हैं, तो ये इंडिया सिर्फ उसकी ही टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहा है, इसका जवाब जानेंगे जनरल साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी जनरल साहब ये फरमाइएगा कि इंडिया जो है वो इसराइल की टेक्नोलॉजी ही क्यों यूज़ कर रहा है?
थैंक यू सो मच जी। पहले पहले तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जी कि ड्रोन्स के यूसेज में एयर मार्शल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी, उनकी टेक्निकलिटीज़ भी, टेक्नोलॉजिकल उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और सारी। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने सवाल में कहा था कि क्यों ड्रोन्स यूज़ किए। एक तो वो उन्होंने बता दिया है डिफेंस का, जो आप हामिद मीर साहब का भी कह रहे थे कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद डिस्कवर करना चाहते हो जो पाकिस्तान ने आगे सामने चीज़ें लाई नहीं हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो, कि साइकोलॉजिकली आप जो है वो लोगों को खौफज़दा करना चाहते हैं, और उससे फिर ये होता है कि आपकी लीडरशिप पे और आपके लोगों पे, सब पे ये प्रेशर बिल्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे एक प्रेशर बिल्ड होता है, तो वो ताकि कहीं पैनिक में आके कोई रिएक्शन करें। तो पाकिस्तान ने बड़ा हौसले के साथ, सब्र के साथ ये किया कि इसको एब्जॉर्ब किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई पैनिक नहीं किया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हुआ, एक ड्रोन जो है वो 7 से 8 मिलियन डॉलर का है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था जी कि इजरायली टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की, दो रीज़न्स हैं जी। एक तो ये है कि कहाँ से उनको मिल सकता है आसानी से, उनको हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल सकती है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास अगर पैसे भी हैं तो हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट ख़रीदना चाहते हैं तो हमें वो नहीं मिलता, क्योंकि उसके पीछे ये होता है कि जो उसके अंदर मेन चीज़ें होती हैं, कोई पुर्जे हैं, कोई मशीनरीज़ हैं, कोई इंजन्स हैं बड़ी चीज़ों में, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर अमेरिका में या किसी ऐसी कंट्री में हुई है तो वो उनको मना कर देते हैं जी कि आप ना दें। अमेरिका खुद तो हमें कोई दे ही नहीं रहा, ना इसराइल ना कोई और कंट्री दे रही है। उनको हर जगह से ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है। तो इसराइल की टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स वाली, वो दुनिया में मशहूर हो गए थे कि ये बहुत अच्छे हैं। रीज़न ये हुई कि ये जो तूफ़ान अक्सा जो हुआ, जो इसमें जो हमास ने ऑपरेशन किया था, उसमें इनके ड्रोन्स जो है उन्होंने बहुत सक्सेसफुली काम किया। ज़ाहिर है वो ड्रोन जो थे वो एआई बैक थे और उन्होंने बहुत अच्छा सक्सेसफुल काम किया, तो इन लोगों ने ये समझा इंडियंस ने कि ये शायद बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए वो इस टेक्नोलॉजी को लिया है। तो लाइक राफेल्स, ये भी अल्लाह का करम हुआ कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर डिफेंस, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को भी अल्हम्दुलिल्लाह बीट कर लिया। एक और एडवांटेज होगी हमें कि हमारे पास ये थोक के हिसाब से ड्रोन्स पड़े हैं, इनका फोरेंसिक होगा, इनकी एनालिसिस होगी, और इट विल बी वेरी इजी कि फ्यूचर में इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या कैपेबिलिटी पाकिस्तान ने डेवलप करनी है वो कर लेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान के दूसरे इदारे जो हैं वो ड्रोन्स के ऊपर बहुत शद्दोमत से काम कर रहे हैं। तो ये जो ड्रोन्स हमारे हाथ लगे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और इनका काउंटर डेवलप करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसराइल के इसलिए यूज़ किए कि अवेलेबल भी थे और बड़ी मशहूरी हो गई थी कि बहुत इफ़ेक्टिव थे, जो कि प्रूव हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने इतने इफ़ेक्टिव नहीं निकले। एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाक भारत ये जो हालिया कशीदगी है इस तनाज़र में लिखा है कि भारत में बेचैनी पैदा हो गई है कि पाकिस्तान में लोगों का मोराल इतना बुलंद क्यों है। आपका तज़किया इस हवाले से क्या है? लेकिन जी, बुलंद मोराल तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं कि और बेचैनी, अब आप जिस तरह ये जनरल साहब ने जिक्र किया कि साया ऑप्स उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की ड्रोन की वजह से, तो लोग तो ड्रोन को एंजॉय कर रहे हैं। आजकल आप शहरों में जाके देखें, लाहौर में उनका मजाक बना हुआ है कि यार इधर भी कोई ड्रोन आए तो हम उसे बंदूक से मारें, गुलेल से मारें, तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये आप अगर देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सिविलियन आबादी पे इस्तेमाल होती हैं तो उनका रिजॉल्व जो है वो बेहतर होता है। और दूसरा जो है हमारा एक ईमान वाला फैक्टर है, हम हमेशा से शहादत और वो जो गाजी वाला जज्बा है, शहीद और गाजी वाला, वो हमेशा से रहा है और वो जज्बा ही है जो हमें उनसे डिफ्रेंशिएट करता है। उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग उनसे बहुत बेहतर है और हमारी आवाम जो है वो हमेशा हर जंग में, हर मौके पे अपनी जो फ़ौज है, अपनी जो मिलिट्री है, उसके शाना बशाना खड़ी होती है। और जब आपकी आवाम आपके साथ हो और इस जज्बे के साथ हो तो आप कभी भी कोई जंग नहीं हार सकते, चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, चाहे वो रेगुलर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो ये जज्बा होना बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल में इसमें ये जज्बा ईमानी है कि
शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है बड़ी ज़रखेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है, और जिधर से गाजियान मिल्लत बेज़ा गुज़रते हैं वहाँ की कंकरी भी गौहर खुशाब होती है। तो ये जज्बा ईमानी है, हर मुसलमान में होना भी चाहिए। और हम तो एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, 25 करोड़ आवाम हैं, दुश्मन ने किस कौम को ललकारा है ये उसको भी पता है। और अभी बहरहाल ज़रब हैदरी बाकी है, तो और इंशाअल्लाह ताला जज्बा इनमें और ज़्यादा आएगा हमारे अवाम में। और हमारी जो मिलिट्री है, मैं पाक फ़ज़ाइया के लिहाज से भी बता सकता हूँ कि कभी उन्हें मायूस नहीं करेगी। आज तक कभी फ़ज़ाइया ने किसी भी मार्के में अवाम को मायूस नहीं किया, बल्कि हमेशा उनकी उम्मीदों पे, उनकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरा है। और इस दफ़ा जो ज़रब होगी वो बहुत ज़्यादा होगी पुलवामा के मुकाबले में, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा इनकी किसी सूरत में भी ये कभी इस तरफ देखेंगे नहीं कि इस तरह के एडवेंचर्स कर सकें आने वाले सालों में। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि सलामती पर कोई दबाव कबूल नहीं और जारियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आप क्योंकि ख़ुद भी फ़ौज का हिस्सा रह चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं हमारी तैयारियां जो हैं उससे आप मुतमिन हैं? मोर देन मुतमईन जी, आपने परफॉर्मेंस देख ली अफवाज पाकिस्तान की, एयरफोर्स की, आर्मी एयर डिफेंस की, आर्मी की ऑन द बॉर्डर्स देख ली। अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकई ही वो सही कह रहे हैं, 200% क्या उससे भी ज़्यादा तैयार हैं। और जो एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे, जज्बा ईमानी है, और हम वो कौम हैं जिनको शहादत ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी है, तो इसलिए हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल रेडी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। एयर मार्शल साहब, आप फरमाइएगा अमेरिका का जो रोल है, नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने तो कहा कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा। अमेरिका माजी में पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश करता रहा है। अब ऐसा हो गया, अब ऐसा क्या हो गया कि वो इससे जान क्यों छुड़वा रहा है? क्यों वो कह रहा है कि खुद मामला हल करें? देखें जी, कोई भी अगर मुल्क बीच में पड़ता भी है, अगर सऊदी अरेबिया भी या अमेरिका या कोई और पावरफुल जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें से, या रीजनल पावर्स या इंटरनेशनल पावर्स, तो ये बात तो हमें अंदाज़ा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर मुल्क हैं और ज़िम्मेदार होना इनको चाहिए खुद ही। और जो रेड लाइंस हैं वो हमने खुद अपनी डिफ़ाइन करनी है। ये हमने ही डिसाइड करना है कि रेड लाइंस किसी की हम क्रॉस ना करें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखें। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो माइंडसेट बन चुका हुआ है बीजेपी का कि हमेशा अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री वो कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान के ऊपर जारियत करने से और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने से और एडवेंचरिज्म करने से, इस माइंडसेट को चेंज होना पड़ेगा। एक बड़ी ताकत होने के नाते, एक बड़ा मुल्क होने के नाते उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और उसको इस हकीकत को जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ना सिर्फ हकीकत है बल्कि एक बहुत पावरफुल किस्म की हकीकत है। और ये 25 करोड़ गयूर अवाम है। जिस तरह इन्होंने ये दहशत फैलाने की कोशिश की है, हमारे सिविलियंस को हिट किया है, इन्होंने ना सिर्फ उनको मतलब एक किस्म का वेपन्स के ज़रिए हिट किया है, इन्होंने हमारी सेल्फ इस्टीम को हिट किया है बेसिकली। तो ये एक कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। तो इसमें अमेरिका अगर पढ़ना चाहता है बिल्कुल पढ़े, कोई और भी अगर पढ़ना चाहता है ज़रूर पढ़े, लेकिन जिस तरह हमने न्यूक्लियर में जाने में अपना फ़ैसला किया था, क्योंकि कौमी सलामती से बेहतर या कौमी सलामती से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती किसी मुल्क की, और नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा आप सबसे ऊपर रखते हैं और उसके लिए ही आप सब चीज़ें करते हैं। जितने एलिमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी होते हैं उनका बेसिक किरदार ये होता है कि मुल्क की सालमियत जो है ना उसको ज़रूर गारंटी होनी चाहिए उसकी। तो ये इन्होंने तो बेसिकली हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का वायलेशन की है। तो अगर कोई पढ़ भी गया अभी, तो जब तक हम खुद इनको एक वार नहीं कर देंगे और एक ऐसा वार के जो कि तसल्ली हो जिससे हमारी आवाम की भी और हमारी फोर्सेस की भी, उसके बाद ये डीएस्केलेट करना चाहते हैं, कोई और बड़ा मुल्क आना चाहता है, बैठना चाहता है मेज़ पे, कहीं और बैठना चाहता है। हमने तो पिछली दफ़ा भी एस्केलेशन करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन एट टाइम्स यू हैव टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, और इस दफ़ा हमें शायद एक ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी।
सर ये फरमाइएगा कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है कि 5 तैयारे और 77 ड्रोन्स गिराने के बाद पाकिस्तान को रवायती जंग में भारत पर बढ़तरी हासिल है। क्या आप भी उनकी इस बात से मुत्तफिक हैं? लेकिन जी, रवायती जंग से बढ़तरी हासिल है, आप नोशन ऑफ विक्ट्री तो कुछ भी बना सकते हैं। आप जो नैरेटिव बनाएंगे, आप समझते हैं आपके ख्याल में वो नोशन ऑफ विक्ट्री है, उसको उस तरह से आप तसल्ली भी दे सकते हैं। लेकिन एक हकीकत ज़रूर है कि अभी तक जो जंग हुई है, पहले दिन से लेकर 6 और 7 की रात से लेकर आज तक, उसमें भारत ने एग्रेशन किया है, भारत ने हम पे हमले किए। हमने जो कुछ किया है, चाहे उनके राफेल मारे हैं और जहाज़ मारे हैं, उनके ड्रोन्स मारे हैं, वो दिफा के ऊपर मारे हैं। अभी तक हमारा वो जो वार है या हमारा ऑफेंस अभी तक नहीं हुआ। तो हम ये मतलब मानते हैं जी कि ठीक है, उस दिफा के अंदर हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, उनके लोगों को, उनके जो बड़े बड़े जहाज़ थे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, उनको शूट कर दिया और उस तिलिस्म को तोड़ दिया। लेकिन हमारा हमारी एक स्टैंडिंग है, एज अ नेशन स्टैंडिंग है, हमारी मिलिट्री की एक स्टैंडिंग है। वी आर अ न्यूक्लियर पावर। हमारे लोगों की सेल्फ एस्टीम है। ये हम तो शायद बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन ये अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। और मिलिट्री हमेशा अवाम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरी है और इंशाल्लाह उतरेगी। और जब तक हम एक इस तरह का वार नहीं करेंगे जिसमें एक पेन एंड पनिशमेंट वाला एलिमेंट हो, तो हम वो दोबारा डेटरेंस भी कायम नहीं कर सकते। ये डेटरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि दुश्मन को ये पता चले कि जिस मुल्क के ऊपर वो हमला करने लगे हैं, कल को वो जब जवाब देगा तो वो बहुत गहरा जवाब होगा और बहुत ज़ोरदार किस्म का जवाब होगा जिससे बुनियादें हिल जाएंगी। तो हमने ये डेटरेंस दोबारा से री इस्टेब्लिश करनी है, जिसका मकसद ये है कि हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी तो मौजूद है, लेकिन हमने कल एक रिजॉल्व शो करना है जिससे ये डेटरेंस री इस्टेब्लिश हो सके। और मुझे नहीं लगता कि इसके बगैर जो है हम खुद भी सेटिस्फाई होंगे और आवाम को भी सेटिस्फाई कर सकेंगे। ये कि ये कब होना है, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, और किस जगह पे होना है, ये हमें लीडरशिप पे छोड़ना चाहिए। बिकॉज उनके पास एक बड़ी पिक्चर होती है, उनके पास जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर या नेशनल सिक्योरिटी होते हैं, जिसमें डिप्लोमेसी आती है, जिसमें मिलिट्री आती है, जिसमें इकोनॉमी होती है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस होते हैं, लॉ फेयर, ये सब चीज़ें उसके अंडर वो एक बेहतर निगाह से देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल जनाब आमिर मसूद। नाज़रीन, आपने एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इस वक्त अवाम की उमंगों पे पूरा उतरना जो है उसके लिए ज़रूरी है, और फ़ौज क्योंकि हमेशा अवाम की उमंगों पे पूरा उतरती है, इस दफ़ा भी उतरेगी और इंडिया को एक तगड़ा जवाब ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन इसका वक्त और जगह जो है वो लीडरशिप खुद तय करेगी। अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में मज़ीद डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में हमने ये डिस्कशन की कि पाकिस्तान फ़ौजी लिहाज से क्या जवाब देगा और उसकी तैयारियां क्या हैं। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि सफारती महाज पे हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए। और उस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहबा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आपने टाइम दिया। यहाँ से शुरू कर देते हैं जी कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा है कि हमने अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जवाब देने का हक इस्तेमाल नहीं किया। ये आर्टिकल क्या है, ज़रा इस पे तो रोशनी डालें, और ये हक इस्तेमाल करने का हमें फ़ायदा क्या होगा? ये है कि अगर आपका जो कोई मुल्क आप पे जारियत करता है और ख़ास तौर पे उस जंग को वॉर ऑफ अट्रिशन में बनाना चाहता है, लंबी जंग जो है वो आपसे करना चाहता है, आपके पास इस बात का पूरा इख्तियार होता है कि आप उसमें जवाबी कार्रवाई करते हैं। जो हमला पहले करता है आप उसकी जवाबी कार्रवाई करते हैं। और इसके साथ एक और भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का हम जो है वो सेक्शन 2 और 4
/4 भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर वो पार्टी आप पर बहतान भी घड़ रही है और बहतान लगा के कहती है, इल्ज़ाम लगा के कहती है जी फ़लाँ फ़लाँ वजह है, और फिर उस इल्ज़ाम को साबित नहीं करती, तो इसका बाकायदा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इसका बाकायदा अंदराज है, ये बाकायदा एक चार्टर मौजूद है। तो हम इन दोनों के तौर पे जो है वो जा सकते हैं, लेकिन अभी हमने अपना जो जवाबी कार्रवाई का हक है वो इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहने का मतलब ये है कि अभी तो हमने खुद को सिर्फ डिफेंड किया है। ये जो आप अपने ड्रोन्स गिरे हुए देख रहे हैं या राफेल जो हैं वो बिखरे हुए देख रहे हैं, तो अभी तो हमने खुद को सिर्फ डिफेंड किया है। ये जो आपने रात की तारीकी में हम पे बुज़दिलाना हमला किया था, लेकिन अब इस हमले के जवाब में हमारे पास पूरा इख्तियार है कि हम आप पे जवाबी हमला करें, और हमें इंटरनेशनल कानून ये इजाज़त देता है, जो कि अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके साथ हम राब्ते में ना हो, और सिफारती सतह पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मौजूदा रात में वो सिफारती कोशिशों से मुतमिन नहीं है। आप क्या कहेंगी, क्या पाकिस्तान सिफारती महाज पे इस दफ़ा ठीक काम कर रहा है या मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं जितना जो है वो कवर कर रही हूँ और जितना जहाँ तक जो है वो रसाई मुमकिन है, तो जो चंद काम हुए हैं वो हमारे सामने हैं और उनको देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे सोफरा जो हैं वो अपने अपने होस्ट ममालिक के अंदर वहाँ पे मीडिया से मिल रहे हैं और अपना मुकदमा जो है वो पेश कर रहे हैं, और ये बहुत एक्सटेंसिवली हो रहा है और ये हर मुल्क के अंदर हो रहा है, चाहे उस मुल्क से हमारे डिप्लोमेटिक कनेक्शन अच्छे हैं, बुरे हैं या दरमियाने हैं। तो हमारे जितने भी एम्बेसडर हजरात हैं वो जिस जिस मुल्क में दुनिया में हैं, इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे ऐसा नहीं हुआ, तो वो लोकल मीडिया जो है उस मुल्क का मीडिया डोमेस्टिक उसको बुला रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, अपना मुकदमा रख रहे हैं और सबूतों की बुनियाद पे रख रहे हैं। दूसरा, हमने सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो क्लोज डोर सेशन करवा लिया। सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन इतनी जल्दी करवाना मुमकिन नहीं होता, वो भी हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब इंडिया इस दोराहे पे आके खड़ा हो गया है कि उसने हमें किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल अपनी जो भी उसका लालच था, डोमेस्टिक उसको कोई अपने मफाद चाहिए थे, इंटरनेशनली वो चाइना को कंटेन करना चाहता था, हमें उसमें इन्वॉल्व करना चाहता था। उसके साथ हुआ ये है कि उसका नैरेटिव बिका नहीं। उसका नैरेटिव नहीं बिका तो इसका मतलब है कि उसके सामने काउंटर नैरेटिव ऑलरेडी मौजूद था। हमने इस दफ़ा बहुत जल्दी जो है ये बात जो है, हम पुलवामा से हम बहुत सबक सीख चुके हैं। हमारे साथ ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये लाशों की सियासत हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हो रही कि हर इलेक्शन से पहले आप कम से कम 2 दर्जन लाशें बिछाते हैं, फिर मोदी साहब उस पर खड़े होते हैं और उसके बाद कहते हैं जी मुझे वोट दे दो। तो इस दफ़ा हमने बहुत क्विकली जो है वो इंटरनेशनल स्फेयर पे कहना शुरू कर दिया। हमारे जो है वज़ीर इत्तलात जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इसहाक डार जो हैं वो इंटरनेशनल पे, ख्वाजा आसिफ आपको इंटरनेशनल मीडिया पे नज़र आते हैं। ये सारे इंटरव्यूज़ प्लान करना, देना और वहाँ पे ये बताना और एक ही बात पे जोर देना कि ये जो भी है इल्ज़ाम भद्दा है, बुरा है, हम इस इल्ज़ाम के बावजूद हर तरह की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। उसने हमारा मुकदमा बहुत मजबूत कर दिया है कि जब एक मुल्क आपसे कह रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा ले, तो जो उसमें से निकलता है वो बाद की बात है, उसको देखा जाता है। आप उस पर रातों रात हमला क्यों कर देते हैं? अच्छा, तो उसके लिए जवाब शाजिया साहब भाई, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो आलमी बरादरी की अलाइनमेंट को आप किस तरह से देखती हैं? कौन से मुल्क होंगे जो पाकिस्तान का साथ देते आपको नजर आते हैं? देखिए, ये जंग होगी ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की। पाकिस्तान का साथ देगा चीन, ईरान, आज़रबाईजान, तुर्की। और चीन की वजह से और ईरान के अपने पैक की वजह से रशिया जो है वो न्यूट्रल रहते हुए, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट नहीं खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये 3-4 ममालिक तो हमारे साथ होंगे, और डिप्लोमेटिकली भी और काइनेटिकली भी। और दूसरी तरफ पे इंडिया के साथ इसराइल जो है वो अभी भी खड़ा हुआ है, और उनके पॉलिटिशियन बयान भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस मसले को हमास के तरीके से हल किया जाए पाकिस्तान के अंदर। वो खड़े होंगे, जितनी मदद वो कर सकते होंगे वो करेंगे, और अमेरिका जो है वो न्यूट्रल रहने का ड्रामा करते हुए दूर खड़ा रहेगा। लेकिन बहरहाल वो यहाँ पे असल में प्रॉब्लम ये है कि किसी ना किसी तरीके से
टू फ्रंट वॉर जो है वो शुरू करवा के चाइना को इंगेज किया जाए और पाकिस्तान से कोई भी गैर जिम्मेदाराना कदम उठवा कर ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो पावर है उसका भी काम जो है वो वंस एंड फॉर ऑल हल किया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान का एटॉमिक बॉम्ब है उसको कभी भी इन्होंने न्यूक्लियर पावर नहीं कहा, वो इसे इस्लामिक बॉम्ब कहते हैं। तो ये जो इनका अंदर का एक बुग़्ज़ है, एक अनाद है कि एक इस्लामी मुल्क जो है, ईरान को तो हम उस पर तो प्रेशर डाल ही रहे हैं। आप देखें वो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं कि जितनी तुम्हारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी ज़ाया कर दो, अपना सारा बैलिस्टिक मिसाइल भी रोल आउट करो, सब कुछ ख़त्म कर दो। तो पाकिस्तान के पास जो है, अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी ये पड़ती है इस वक्त, हम जो हैं, आपने अवाम में देखा होगा बहुत जोश और जज्बा है, बहुत ज़्यादा मुतालबा है कि बहुत जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब देने वालों के सामने जो है उनके कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ है। जवाब तो हमने देना है, तो जवाब हमने इस तरह से नहीं देना कि जो ट्रैप जो है हमें हमारे लिए प्लान किया गया है विद द हेल्प ऑफ इसराइल, टारगेट डायरेक्ट चाइना है, हमें कलेक्ट्रल बनाया जा रहा है, हमें उस ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना है। अच्छा, हमें किसी भी सूरत में जी डॉक्टर साहब, बरतानिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट है निकोलस डोरमोट, उन्होंने भी खदशा जाहिर किया है कि चीन और रूस की जानिब से पाकिस्तान का साथ दिए जाने की सूरत में तीसरी आलमी जंग के अंदेशे बढ़ जाएंगे, एटमी जंग भी शुरू हो सकती है। आप क्या कहेंगी, क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू है उससे भी ऐसा ही लगता है। देखें, एटमी जंग जो है ना वो एक बहुत ही ऐसा है, एक नो गो एरिया है। मैं तो पहले दिन से यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर दूसरा बंदा जो है वो ख़ुद को हर चीज़ का एक्सपर्ट बनाता है और लोग अपनी जज्बाती गुफ्तगू में कि जी हम तो न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये कर देंगे। तो मेरा पहले दिन से यही स्टांस है कि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पावर हैं और हमने न्यूक्लियर जो हमारे पास पावर है हमने टेरेस के लिए रखा हुआ है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखा हुआ। इस्तेमाल करने का मतलब है कि इस पूरे खित्ते को हमने न्यूक्लियर विंटर में तब्दील कर देना है और फिर खुद जो है उसके इस्तेमाल का जो है वो बोझ सारी ज़िंदगी ढोते रहना है। तो ये मजाक नहीं है। आपने देखा होगा रशिया ने न्यूक्लियर पावर होते हुए न्यूक्लियर पावर जितना ही एक लीथल वेपन जो है और इश्निक के नाम से बना लिया है कि वो ज़मीन पे गिरता है तो इवन कंक्रीट से लेकर ज़मीन के ज़रे तक वो पिघला कर लिक्विड में बना देता है, वो पानी में तब्दील कर देता है। इतना पावरफुल है। उन्होंने यूक्रेन में उसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। तो न्यूक्लियर जिसके पास भी है, वो न्यूक्लियर का मतलब है कि अगले 20-25 साल वहाँ पे न्यूक्लियर विंटर है और बाकी हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। तो हमारे ऊपर भी यही है कि जो न्यूक्लियर हैं उनको डरा धमका के, खासतौर पर एक मुसलमान ममालिक और फिर न्यूक्लियर, तो क्यों ना इस मसले को फिर से उजागर किया जाए। तो पाकिस्तान हमेशा से बहुत रिस्पॉन्सिबल रहा है, ना हमने कभी अपनी धमकियों में लफ्ज़ न्यूक्लियर इस्तेमाल किया, ना हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया से पहले बनाई थी। और अब दुनिया को ये साबित हो गया है कि अगर इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना लेता तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा डॉक्टर, हमें सिर्फ ज़रूरत ये महसूस हुई, हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। डॉक्टर साहब आखिर में सिर्फ ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हमने मुलतवी कर दी है क्योंकि बोर्ड और कौमी खिलाड़ी जो हैं वो शोहदा के साथ खड़े हैं। इस फैसले को आप किस नज़र से देखती हैं? इसके अंदर देखें, IPL जो है वो इंडिया में भी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरह की कोई सरगर्मियाँ जो हैं इस तरह के हालात में, जबकि आपके ऊपर जो इस तरह के हमले भी हो रहे हैं, आपको उकसाने के लिए आप पर इस तरह के पिन प्रिक हमले किए जा रहे हैं, जो कि हैं तो बेनतीजा, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी एहतियात के लिए इस तरह के इकट्ठ और हजूम जो हैं सेफ्टी के लिए या कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। मैं इस खबर मैं आपसे ही सुन रही हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसकी यही वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल हमें इस वक्त मैं आपके तवसत से अपने नाजरीन जो हैं उनको भी यही बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान रिटेलिएट ज़रूर करेगा, लेकिन वो बहुत सोच समझ के, बहुत मेजर्ड तरीके से करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको पता है कि ये चुमुखी जो है वो इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। और हम अगर आप हमारे साथ
लॉन्ग वॉर में जाना चाहते हैं तो आपको ये भी पता है कि वॉर ऑफ एट्रिशन इंडिया नहीं कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसी तरह से आप यहाँ पे ड्रोन भेज के उकसा लेंगे कि पाकिस्तान आपको न्यूक्लियर धमकियाँ देनी शुरू कर देगा या आपके साथ जो है आपकी सिविलियन पे हमले शुरू कर देगा, और फिर जिसको जवाज बनाकर आप दोबारा से इस मसले को खोलेंगे कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत नहीं है लिहाजा इसके पास ये नहीं होना चाहिए वो, तो ये नहीं होगा। हम इसको बहुत ज़िम्मेदारी से लेके चल रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि वरना एक रस्म बन जाएगी कि आप जो है खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे। आप किसी भी मुल्क के अंदर कहेंगे पाकिस्तान जवाब ज़रूर दे, लेकिन इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ चल रही है, कहना डॉक्टर शाज़िया साहिबा का। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।